हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्लानिंग चैप्टर हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में ये एक बड़ा चैप्टर है, यानी कि इसका वेटेज बाकी सारे चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर क्लास जो पहले डिलीटेड था, हमें अब वो भी करना है। तो मैं इस पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 4 छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर खत्म कर दूंगा, ए टू जेड। कुछ भी नहीं बचेगा। और क्लास देखना, ये चैप्टर आपको इतना अच्छा लगेगा कि क्लास में टीचर जब आपसे पूछेंगे इस चैप्टर रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप आंसर दे पाओगे और इवन क्लास इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ध्यान से अच्छे से समझना क्या है चैप्टर। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग है क्या। देखो यार, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन से मैं आपको बता चुका हूं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने गोल्स बनाए, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान देखा, गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कौन से को रिजेक्ट करना है। सारा का सारा प्लान बन गया। हमने वर्कर से कम्युनिकेट कर लिया कि हाँ भाई देखो, हमने ये प्लान बना लिया है। बट वर्कर काम कैसे करेगा जब तक उसके पास रिसोर्सेस नहीं होगा? वर्कर काम कैसे करेगा भाई? मैंने पूरा का पूरा प्लान बना के आपको बता दिया, बट जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे, रिसोर्सेस नहीं होंगे, तो आप काम कैसे करोगे? तो इन्हीं रिसोर्सेस को अरेंज करना ही क्या होता है क्लास? ऑर्गेनाइजिंग। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस 2 टाइप के हैं, फिजिकल रिसोर्सेस यानी कि मटेरियल, और ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मैन। मैन और मटेरियल को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग। हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना। जैसे एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है ना, उसी तरीके से क्लास बिजनेस के अंदर काम को करने के लिए, मैनेजमेंट को करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी है। क्या है, डिटेल में देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। इन जनरल वर्ड्स, organizing refers to arranging everything in orderly form and making the most efficient use of resources. Organizing का मतलब क्या है? हर चीजों को ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, ताकि रिसोर्सेज वेस्टेज हमारा कम से कम हो, कॉस्टिंग हमारी कम से कम आए और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो कुल मिलाकर सीधी सिंपल भाषा में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, बहुत सिंपल भाषा में, कि अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, स्कूल प्लान्स टू कंडक्ट स्पोर्ट डे और एनुअल फंक्शन डे। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर असाइन डिफरेंट ड्यूटी। सबको अलग अलग ड्यूटी दे दी जाती है, अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज सबको बांटे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन किया जाता है सबके बीच में। किसी एक को बोला जाता है भाई देखो, तुम ये सारा काम करना है, तुम्हें इसको रिपोर्ट करना है, तुम्हें इसको रिपोर्ट करना है। एक इंसान को हेड बना दिया जाता है, सुपीरियर बना दिया जाता है, इसके पास ज्यादा पावर है, आप सब इसको रिपोर्ट करोगे, आप इसको रिपोर्ट करोगे। ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एक एनुअल डे फंक्शन का, स्पोर्ट डे फंक्शन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? ऑर्गेनाइजिंग। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से सबसे, ठीक है, इसको प्लीज मान लेना। प्लानिंग के प्रोसेस मैंने आपको याद कराए थे, 7 पॉइंट थे प्लानिंग के प्रोसेस में। एक बार क्विकली कमेंट सेक्शन में जाओ, इसको लिख लिख के रिवीजन कर लो 7 के 7 पॉइंट्स का, ताकि आप इसे कभी ना भूलो और हमेशा आपको याद रहे, राइट। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अगर आपको याद है तो जरूर लिखो। और प्रोसेस ऐसी चीज है जिसको आपने क्लास स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन लिखना है। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, चौथा है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब क्या है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, किस तरीके से काम करता है, समझने की कोशिश करते हैं। बस ये 4 पॉइंट है, तो प्लानिंग के 7 पॉइंट तुम आज लिख लिख के याद करोगे, और साथ में ऑर्गेनाइजिंग के 4 पॉइंट भी तुम्हें यहीं याद हो जाएगा। तुम्हें कोई और अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उसको लर्न कर लो, राइट। चलो, तो ये करके स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखो होता क्या है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो टोटल वर्क है हमारा, ये पूरा का पूरा वर्क है, ये टोटल वर्क है हमारा, इस टोटल वर्क के छोटे छोटे पार्ट कर देंगे। ये सारा का सारा काम, एक फर्नीचर बनाना है हमें, है ठीक है। अभी टोटल वर्क हो गया, फर्नीचर बनाना है, लेकिन अब इस काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। लकड़ी लाने का काम किसी और का, लकड़ियों को काटने का काम किसी और का, उस पे पेंटिंग का काम किसी और का, फिटिंग लगाने का काम किसी और का, सेल्स करने का काम किसी और का, प्रमोशन करने मार्केटिंग का काम किसी और का। अगर एक ही इंसान इस सारा का सारा काम करेगा तो वो ओवरबर्डन फील होगा और मे भी ना कर पाए, क्योंकि वो सभी काम में एक्सपर्ट नहीं है।
तो हम हर एक टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे और एक पार्ट को हम बोलेंगे वर्क, कि ये हमारा काम है। और एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को सिर्फ इतना ही काम देंगे। देख रहे हो आप, ये टोटल वर्क है, एक इंसान को सिर्फ इतना ही काम देंगे, भाई तू इतना काम संभाल ले, तू खरीद के ले आएगा माल, ठीक है, तेरे को इसकी टेक्निक पता है, कैसे खरीदना है चीजों को, क्या चेक करना है, ये सब चीजें हाँ मुझे पता है, ये वो काम कर लेगा। तो ये उसी काम को बार बार करेगा, बार बार परचेज कर रहा है, बार बार परचेज कर रहा है, हर साल परचेज कर रहा है, 20 सालों से ये काम कर रहा है वो। सोचो कितना एक्सपर्ट हो गया होगा वो। मार्केटिंग वाला 15-20 साल से ही काम कर रहा है, कितना एक्सपर्ट हो गया होगा। तो टोटल जो वर्क है ना, इसके छोटे छोटे पार्ट कर दो और एक इंसान को सिर्फ एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, मैचिंग टू हिज एक्सपर्टाइज, उसको सिर्फ एक ही काम देना है आपने। इससे क्या होगा? और अच्छा, क्या किसी भी इंसान को उठा के काम दे दोगे? नहीं। जिसने प्रोडक्शन टेक्निक्स पढ़ रखी हैं, जिसने इसके लिए पढ़ाई कर रखी है, जिसके पास इसकी नॉलेज है, हम उसे यही काम देंगे। यानी कि ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। टोटल वर्क का आइडेंटिफाई करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे और एक इंसान को एक ही काम देंगे, मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? दिस फंक्शंस बिगिन विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड अ जॉब। तो ये वर्क या जॉब कह लो। एंड वन पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट असाइन ओनली वन जॉब मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ध्यान रखना, एक वर्ड है स्पेशलाइजेशन, ये इस चैप्टर में ही सबसे ज्यादा यूज किया आता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है क्लास? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब क्या करना है क्लास? डिपार्टमेंट बना देना है। प्रोडक्शन करने वाले लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स वाले सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में, एचआर वाले एचआर में। डिपार्टमेंटेशन कहने का मतलब क्या है? हियर जॉब्स ऑफ सिमिलर कैटेगरी आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे होता है ना, आपके मैथ्स का पीरियड लग रहा है, सेक्शन बांटे जाते हैं, मतलब कॉमर्स के 3 सेक्शन है, तो एक में सिर्फ मैथ्स वाले हैं, एक में सिर्फ हिंदी वाले हैं, एक में इंग्लिश वाले हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट मान लो, आईपी वाले, जैसे भी आप करते हो, कुछ भी आप मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग एक जैसा काम करने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको एक ही जगह रख देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। अच्छा, जो डिपार्टमेंटेशन होता है ना, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। अब ये बात ध्यान समझना, इसको डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। सिंपल सी बात है क्लास, जब हम काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं, अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू common function, job related to common function are grouped under one department. Example, all the job related to production are grouped under production department, all the job related to sales under sales department, all the job related to HR under HR department. Department is plural, department के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम डिपार्टमेंट किस आधार पे, किस बेस पे बनाते हैं? फंक्शन के बेस पे। सिमिलर फंक्शन करने वाले लोग एक तरफ, राइट? दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। अगला है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या है क्लास? अंडर दिस मेथड job related to one product are grouped under one department. Example, if an organization is producing production, sales, marketing, cosmetic are grouped under the one department. ध्यान रखना क्लास, इसके अंदर फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं। यानी कि वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्ट दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा प्रोडक्ट तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा प्रोडक्ट चौथा डिपार्टमेंट। ठीक है, मान लो एक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया मेडिसिन डिपार्टमेंट, तो मेडिसिन की सेल, परचेज, मार्केटिंग, एचआर जो भी हो रहा है सब मेडिसिन डिपार्टमेंट वालों का काम है। और कॉस्मेटिक वालों का सेल, परचेज जो भी कुछ हो रहा है वो सब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का काम है। तो मतलब जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान समझना पेपर में आएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं और बड़ा पैसा है उनके पास, ज़्यादा पैसा है, तो उनको डिविजनल डिपार्टमेंटेशन बनाना चाहिए। ठीक है, आइडियल सजेशन है। और जो एक ही प्रोडक्ट बना रही है क्लास, फ्यू प्रोडक्ट बना रही है, तो उनके लिए क्लास फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन बनाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तुम एक्सपर्ट बनो, स्पेशलाइज बनो, स्पेशलाइज वेरी स्पेशलाइजेशन, तो भैया फंक्शनल में जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम एक ही काम करते 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 जिंदगी भर बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो, राइट? नेक्स्ट,
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा क्या है क्लास, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क पहला है, दूसरा क्या था मुझे बताओ, डिपार्टमेंटेशन, तीसरा जो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। देखो यार, वर्कर को बुलाकर उनको बता दो भाई देखो तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये काम करना है। जैसे मैंने बोला ना भाई, एक को बुलाया जाएगा, बोलेगा देखो तुम इन सब चीज़ों को संभालो, दूसरे को बुलाया जाएगा तुम इन सब चीज़ों को संभालो, तीसरा तुम इन सारी चीज़ों को संभालो। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी देना। हियर डिफरेंट इंडिविजुअल आर असाइंड ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉइज आर असाइंड ड्यूटी बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट। ध्यान समझना, मालिक एम्प्लॉय को एक डॉक्यूमेंट देता है, एक कागज, एक पेपर देता है। दिस इज कॉल्ड, इट कंटेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द जॉब। उसको हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कि भाई तुम्हारी देखो ये जॉब, तुम्हारे पास जो ये जॉब है, तुम्हें इस जॉब में ये काम करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें उसे बता देते हैं ताकि वो समझ जाए कि हाँ मुझे क्या काम करना है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। सिंपल सिंपल भाषा में क्लास, अगर अपनी कॉपी में लिखोगे हार्डली 3 लाइन में क्लास खत्म हो जाएगा और तुम लर्न भी कर सकते हो इसको, पेपर में भी लिख सकते हो और बोर्ड में भी। ओके, नेक्स्ट है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के लिए मैंने एग्जांपल दिया है क्लास की, देखो धीरे धीरे ये लेवल है, उसके बाद यानी कि जो हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, धीरे धीरे क्लास ये क्या होता है, लेवल बढ़ता चला जाता है। इसे कहते हैं हिरारकी। पुलिस डिपार्टमेंट में भी हिरारकी होती है, इसी तरीके से यहाँ भी ऑर्गेनाइजिंग में भी होता है। कैसे भाई, देखो तुमने तीसरे पॉइंट में सबको क्या दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पावर दिया है ना तीसरे पॉइंट के अंदर। तो अगर तुमने सबको पावर दिया तो उस पावर को निभाने के लिए, उस पावर को पूरा करने के लिए तुमने जिम्मेदारी दे दी उसे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तीसरे पॉइंट के अंदर तुमने क्या दिया था क्लास उनको, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे रहे हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उन्हें पावर भी दोगे ना। बिना पावर के, अभी यार ये यहाँ पे है तो इसके पास अपने पावर होंगे, इसके पास अपने पावर होंगे, इसके पास अपने पावर होंगे, इसके पास अपने पावर होंगे ना। तो यार अगर आप उन्हें पावर दोगे तो जिस इंसान के पास ज़्यादा पावर चला गया वो क्या बन गया, सुपीरियर, और जिस इंसान के पास कम पावर है वो क्या बन गया, सब ऑर्डिनेट। तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया कि कौन सुपीरियर बनेगा, कौन सबऑर्डिनेट बनेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टिंग सर, तो सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, तो ये वही हो गया एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। टू परफॉर्म द असाइन जॉब, जॉब जो आपने दिया है, इंडिविजुअल को क्या चाहिए क्लास, अथॉरिटी। अथॉरिटी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। कमेंट में लिखो, कभी भूलोगे नहीं, अथॉरिटी मीन्स खाली पावर नहीं, पावर टू टेक डिसीजन। किसी भी डिसीजन लेने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो कहते नहीं आपने मूवीज देखा, अभी मुझसे पूछ के करना है इस काम को, पावर मेरे पास है, मैं हाँ बोलूंगा या ना बोलूंगा, है ना। तो जो आपको अथॉरिटी देनी है, ऑब्वियसली क्लास एक बात आप सब जानते हो, अथॉरिटी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देना है। तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिली उसको पावर कम मिलेगा, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिली उसे पावर ज़्यादा मिलेगा, और जिसको ज़्यादा पावर मिलेगा वो बन जाएगा सुपीरियर, मालिक। उसके नीचे जो बन जाएगा वो सबऑर्डिनेट, यानी बॉस बन जाएगा और एम्प्लॉय बन जाएगा, राइट। तो जिसको ज़्यादा पावर मिलेगा ही बिकम सुपीरियर, और जिसको कम पावर मिलेगा ही बिकम सबऑर्डिनेट। इसी चीज़ को क्लास यहाँ पे लिखा हुआ, लेस अथॉरिटी बिकम सबऑर्डिनेट, और जिसके पास मोर अथॉरिटी बनेगा वो क्या बन जाएगा, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे, और सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा काम के लिए, वो जवाबदेही होगा। नीचे वाला वर्कर जो है वो ऊपर वाले को जवाबदेही होगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अकाउंटेबिलिटी। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। हाँ भाई क्यों नहीं हुआ काम, तो बताएगा सर हाँ ठीक है इसलिए नहीं हुआ। ओके, तो ये 4 पॉइंट है क्लास। अगर तुम शॉर्टकट में कैसे भी इसे लर्न करना चाहो, बट किसी भी कीमत पे क्लास तुम इसे लर्न कर लो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कोई अगर तुम क्लास निमोनिक बनाना चाहते हो तुम वो भी निमोनिक बना सकते हो क्लास, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्लास यहाँ पे निमोनिक बनाने के लिए, तो आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हो गया, डी यानी कि आपके पास हो गया IDAE। कोई भी क्लास निमोनिक बना सकते हो। वैसे निमोनिक बनाने से बेहतर है कि आप लाइन बाय लाइन याद करो। पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, दूसरा क्या है क्लास, डिपार्टमेंट बनाएंगे, तीसरा क्या है क्लास यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और चौथा क्या है, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब कोई आपको और लग रहा है कोई अच्छा बनाने के लिए तो आप वो भी बना सकते हो, कोई निमोनिक कोड बना सकते हो। अभी आप पे छोड़ता हूँ, कॉमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे तो आप सब बच्चे उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे भी याद करो बस याद करो। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइज। बेटा इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स। मैं हमेशा कहता हूं इंपोर्टेंस का मतलब क्या, बेनिफिट। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे, मतलब आप काम को बांटोगे, आप डिपार्टमेंट बनाओगे, आप क्लास जॉब डिस्क्राइब करोगे, एक रिलेशनशिप बनाओगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो उससे होगा क्या, उससे क्या फ़ायदा होगा ये सब करने से। तो सबसे पहला फ़ायदा, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, देन रोल क्लैरिटी,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ये क्लास सारे के सारे बेनिफिट्स है। अब एक एक करके क्लास इनको स्टडी करते हैं, समझते हैं कि यार क्या क्या बेनिफिट है। देखो यार, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा अगर हम क्लास ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। हम इन्हीं काम को करते करते स्पेशलाइज हो जाएंगे, हम एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ों को करते करते। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, बार बार एक ही काम करोगे ना तो आप अपने काम में माहिर हो जाओगे, आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे। आप सब कुछ करने की सोचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बड़ा कुछ करोगे। वो कहते हैं ना क्लास कि अपनी फील्ड में माहिर बन जाओ, अपने जंगल के राजा बन जाओ, शेर बन जाओ। आप अपनी फील्ड के माहिर। भाई मुझे, जैसे मैं एक टीचर हूँ भाई, मैं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन 12वीं तक के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 6ठी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर 6ठी तक के बच्चों को 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा। मतलब जो भी आपका फील्ड है, आप उस फील्ड में माहिर बन जाओ। तो यहाँ पे भी आप काम करते करते एक्सपर्ट बन जाते हो। तो आप अपना क्लास आप बहुत स्पेशलाइज काम करते हो, उससे क्या होगा, रिसोर्सेज भी कम वेस्ट होगा, कम समय में ज़्यादा बना सकोगे आप। तो बहुत सारे एडवांटेज है। रोल क्लैरिटी, क्योंकि आपने टोटल वर्क के छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया और एक इंसान को एक ही काम दिया, तो उसको पता है उसका रोल क्या है। उसे पता है ये मेरा रोल है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, मेरा ये काम है और मैं ये काम करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे क्या काम करना है मुझे पता है। बाकी काम और कोई करेगा, मेरा काम लकड़ियों को काटने का है, मैं अच्छे से काट के दे दूंगा, बाकी काम कोई और करेगा, राइट। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये एक ऐसा बेनिफिट है जहां तुम किसी भी चैप्टर में कहीं भी तुम इसका यूज कर सकते हो कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इवन ये तीनों के 3 पॉइंट, तो इसे लिख लो अच्छे से, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट है ना क्लास, तुम इसे कहीं भी किसी भी इंपॉर्टेंस में, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो क्लास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, इन्वायरमेंट हो, कोई भी कहीं भी यूज कर लेना। क्या है क्लास? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसे यूटिलाइज करेंगे। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सबको अपना रोल पता है ना। एवरी इंडिविजुअल इज स्पेशलाइज अबाउट द वर्क, हेंस रिसोर्सेज यूटिलाइज केयरफुली विदाउट एनी वेस्टेज। रिसोर्सेज जो है वेस्टेज नहीं होगा। अगला क्या है? कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनेगा। भाई सुनो, आपने डिपार्टमेंट तो बना दिए, काम का बंटवारा करके, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो भैया डिपार्टमेंट बनेंगे तो डिपार्टमेंट आपस में बातचीत भी करेंगे। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट से बात करना होता है, प्रोडक्शन को एचआर से, प्रोडक्शन को फाइनेंस डिपार्टमेंट से, सेल्स को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। बिना बातचीत करे काम ही नहीं कर पाएंगे वो। तो सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, सब लोग तालमेल बनाते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से। और अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप नए नए आप ब्रांचेस बना सकते हो, नए नए और डिपार्टमेंट बना सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो। इससे एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, आपका रिसोर्सेज कम वेस्ट हो रहा है, तो आपके पास पैसा ज़्यादा बचेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए। इसको बोलते हैं क्लास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड ऑल दीज आर बेनिफिट ऑफ क्लास ऑर्गेनाइजिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में, और क्लास सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप क्लास 12th में हो। बताना मुझे कि कैसा लगा ये वीडियो आपको, और अच्छे से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई भी समस्या है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। स्टार्टिंग से पढ़ते चलो क्लास अच्छे से। लास्ट टाइम पे सिर्फ एंजाइटी मिलती है, हो कुछ नहीं पाता। लास्ट टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे एग्जामिनेशन में जाके लिख नहीं पाते, वो भूल जाते हैं। सर धुंधला पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत भूल गया, याद था एंड पॉइंट में भूल गया, थोड़ा और पढ़ लेता, 2 दिन और पहले पढ़ लेता, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो यार शुरू से पढ़ो, मेहनत करो अच्छे से। आज मैंने जितना बताया है इतना कम से कम याद करके आओ। अगली क्लास के अंदर, कल की क्लास में आने से पहले, अगली क्लास में आने से पहले फिर इसकी यह पूरा याद करके आओ। फिर अगली क्लास में पार्ट 2 पढ़ाऊंगा और बहुत सारी नई नई चीज़ सिखाऊंगा। तब तक के लिए क्लास, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।